हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको डाटा और स्पेशल टाइप ऑफ डाटा के बारे में बताऊंगा। मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो आपको भेजा था उसमें मैंने सिलेबस आपको दिया था। सिलेबस में आप देखेंगे पहली यूनिट में टाइप्स ऑफ स्पेशल डाटा यानी आंकड़े और आंकड़ों के मुख्य प्रकार। सबसे पहली बात आती है कि आंकड़े होते क्या हैं, आंकड़े किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और भूगोल में आंकड़ों का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आंकड़े से अभिप्राय उन तथ्यों से है जिनको संख्यात्मक ढंग से प्रकट किया जाता है। आंकड़े किसी तथ्य की मात्रात्मक जानकारी प्रदान करते हैं या ये कहें कि एक भौगोलिक परिणाम जियोग्राफिकल मैग्नीट्यूड जिसको कहते हैं, ये आंकड़े कहलाते हैं। किसी क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल हो गया, उस क्षेत्र की फसलों की स्थिति हो गया, कितने क्षेत्र में किस क्षेत्र में ये फसलें बोई जा रही है, या किसी क्षेत्र की जनसंख्या आदि आदि, इस प्रकार से इनको आंकड़ों के रूप में एकत्रित करना। अतः किसी लक्षण के बारे में प्राप्त मात्रात्मक सूचनाओं को आंकड़ों के नाम से जाना जाता है। ये तो आंकड़ों की डेफिनेशन हुई। अब इसके बाद आती है कि भूगोल में आंकड़ों का उपयोग कैसे किया जाता है। आधुनिक भूगोल का अध्ययन अन्य विज्ञानों के समान ही साक्ष्य संकलन यानी जो भी आंकड़े हैं क्षेत्र में जाकर के उनको एकत्रित करना, उसके बाद उनका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना और वर्गीकरण के बाद उसका जो रिजल्ट है उसकी व्याख्या करना। ज्योग्राफिकल स्टडी में आंकड़ों को साक्ष्यों का संकलन, उनका वर्गीकरण और उनकी वर्गीकरण के बाद उनकी व्याख्या के रूप में इसको उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन, आंकड़ों का वर्गीकरण। तो आंकड़े हो गए, अब आंकड़ों का आता है वर्गीकरण। आंकड़ों को अपनी सुविधा के अनुसार मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया जाता है। इसमें पहला आता है व्युत्पत्तिमूलक वर्गीकरण, दूसरा आता है गुणात्मक वर्गीकरण, तीसरा आता है कालिक वर्गीकरण और चौथा आता है स्थानिक वर्गीकरण। ये इनके नाम से ही इनकी व्याख्या हो जाती है व्युत्पत्तिमूलक वर्गीकरण। व्युत्पत्तिमूलक का मतलब होता है व्युत्पत्तिमूलक का मतलब होता है उत्पत्ति के आधार पे। दूसरा आता है आपका गुणात्मक वर्गीकरण। ये गुणों के आधार पर। तीसरा आता है कालिक वर्गीकरण और चौथा आता है स्थानिक वर्गीकरण, स्थानिक आधार पर वर्गीकरण। मुख्य रूप से ये 4 भागों में आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है। जो ये व्युत्पत्तिमूलक वर्गीकरण होता है इसका आधार भौगोलिक आंकड़ों के स्रोत से है। इसमें प्राथमिक स्रोत से प्राप्त आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ये भी 2 भागों में कैटेगराइज होता है, एक तो प्राथमिक आंकड़े और दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़े। ये आंकड़े जो कोई भी रिसर्च स्कॉलर या शोधकर्ता होता है, कोई अन्वेषक होता है, उसके द्वारा स्वयं किसी क्षेत्र में जाकर के वहां का सर्वेक्षण करके एकत्र किए जाते हैं, वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। यानी अपने कार्य के लिए स्वयं क्षेत्र में जाकर के आंकड़ों को एकत्र करना और उसके बाद इसके कार्य के लिए कई टेक्निक्स, कई विधियां उपयोग में लाई जाती है। जैसे प्रश्नावली विधि हो गया। आपने जो है किसी क्षेत्र के पॉपुलेशन, सपोज आपने पॉपुलेशन का डाटा इकट्ठा करना है तो पॉपुलेशन से संबंधित
आप क्वेश्चन बनाएंगे, 10-20 क्वेश्चन बना दिए और वो क्षेत्र में जाकर के या तो जो है आप किसी को सीधे सीधे अपने सामने जाकर के उनको क्वेश्चन पूछे, वो उसका जो आंसर देते हैं उसको उसमें भर लेते हैं। एक तो ये हो गया, और एक दूसरा जो है सीधे क्वेश्चन पेपर न बना करके सीधे अपने आप जाकर के उन लोगों से डायरेक्ट जो है जानकारी लेकर के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। ये प्राथमिक आंकड़ों में आता है। और उसके बाद द्वितीयक आंकड़े स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों जो पहले से अन्वेषक किसी दूसरे अन्वेषक के द्वारा एकत्र किए हुए रहते हैं, या किसी विभाग या एजेंसी के द्वारा एकत्र किए रहते हैं, या सरकारी संस्थाओं के द्वारा पहले से वो आंकड़े एकत्रित किए हुए रहते हैं, और आप उन आंकड़ों को लेकर के उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उसको टेबलाइजेशन करके उसकी व्याख्या करते हैं, वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि प्राथमिक आंकड़े के लिए शोधकर्ता स्वयं अपने आप क्षेत्र में जाकर के जो संसाधन है उससे डायरेक्ट आंकड़े एकत्र करता है। द्वितीयक आंकड़े में पहले से किसी के द्वारा एकत्रित आंकड़ों को उपयोग किया जाता है, वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। ये तो हो गया आपका व्युत्पत्ति मूलक वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा आता है आपका गुणात्मक वर्गीकरण, गुणों के आधार पर। किन्हीं भी समान गुणों वाले जो आंकड़े होते हैं उनको समान कैटेगरी में एकत्रित करना ही गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। यह वर्गीकरण आंकड़ों की विशेषता पर आधारित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ज्यामितीय आंकड़े, ज्योग्राफी में ज्यामितीय आंकड़ों की जो बात आती है तो उसमें हम नक्शे वगैरह उन आंकड़ों की सहायता से नक्शे बनाते हैं, या नक्शे से किसी भी मानचित्र से, या टोपोशीट है, टोपोशीट से किसी भी बेसिन या किसी भी क्षेत्र के जो है आपने एरिया निकालना है, कैलकुलेट करना पड़ता है मैप से, उसको कहते हैं आप ज्यामितीय आंकड़े। दूसरा है इसमें कालानुक्रमिक आंकड़े। एक तो हो गया ज्यामितीय आंकड़े गुणात्मक आधार पर, और दूसरा आता है आपका इसमें कालानुक्रमिक आंकड़े। कालानुक्रमिक समय के हिसाब से। और तीसरी कैटेगरी आती है इसमें पदार्थ परक आंकड़े। तो ज्यामितीय आंकड़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। कालानुक्रमिक आंकड़े से तात्पर्य है किसी समय में किसी क्षेत्र से लिए गए आंकड़े, और वही आंकड़े अगर उससे कुछ दूसरे समय में अगर लिए जाएं तो उसको जो है कालानुक्रमिक आंकड़े कहा जाता है। जैसे जनसंख्या, 2000 में आपने किसी क्षेत्र में जाकर के जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे किए, 2010 में किए, और 2020-21 में आपने अगर कहीं पे आंकड़े एकत्रित करने हैं तो आंकड़े तो जनसंख्या के हैं लेकिन समय अलग अलग है, तो कालानुक्रमिक आंकड़े उसको कहा जाता है। और तीसरा आता है पदार्थ परक आंकड़े। ये जो है किसी क्षेत्र के आप किस चीज के आंकड़े एकत्र कर रहे हैं, समान स्वरूप, समान गुण, समान वो उस वाले आंकड़े जो है उनको एकत्र करने को आप जो है पदार्थ परक आंकड़े कहते हैं। इसके बाद तीसरा आता है आपका कालिक आंकड़े या कालिक वर्गीकरण। कालिक वर्गीकरण में आंकड़ों का जो वर्गीकरण किया जाता है समय के संदर्भ में किया जाता है। जो इसके बारे में ऐसे एग्जांपल आपको पहले बता चुका हूं कि जैसे आप पॉपुलेशन के समय के हिसाब से 2000 में आपने किसी चीज का आंकड़ा, किसी केंद्र विशेष का, किसी स्थान विशेष का आंकड़ा एकत्र किया। 2010 में भी वही कर रहे हैं, 2020 में भी उसमें वेरिएशन क्या आ रहा है वो जो है आपका कालिक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्थानिक वर्गीकरण। ये स्थानिक वर्गीकरण स्थान की प्रकृति के आधार पर किया जाता है, और भौगोलिक पर्यावरण में प्रत्येक जो मानव है वो एक निश्चित क्षेत्र, बिंदु, केंद्र जिसको आप कहते हैं, पर रहता है, किंतु वहां पर रहकर के सारी चीजें उसको वहीं पर उपलब्ध नहीं हो पाती है जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक है। तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस क्षेत्र विशेष, उस स्थान विशेष या उस बिंदु विशेष पर नहीं रह पाता है, उससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, और जहां पर वो आवश्यकता पूर्ति के रूप में वस्तु विनिमय, जैसे कि जो भी है आपका रोजगार, आपका कार्य, आपके पास जो चीज है उसको दूसरे को देना, बेचना, और वहां से जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति की चीज है वहां से वो खरीदना, तो उसको कहते हैं विनिमय। और उपभोग एवं वितरण करता रहता है। मनुष्य की इन प्रक्रियाओं से विभिन्न भूदृश्य अस्तित्व में आते हैं। इन्हें सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। अब सबसे पहली बात आती है सांस्कृतिक भूदृश्य। सांस्कृतिक भूदृश्य जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त
जितना भी लैंडस्केप है, भूदृश्य है, वो तो हो गया प्राकृतिक भूदृश्य, और उसमें मानव समुदाय के द्वारा या मनुष्य के द्वारा परिवर्तित करके अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी चीज को उसमें निर्माण किया जाता है, वो सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाते हैं। जैसे कहीं पे आपने जो है किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में आपने मकान बनाया, पहले तो नेचुरल था, प्राकृतिक था, और उसमें आपने मकान बना दिया, वो सांस्कृतिक भूदृश्य हो गया। वहां जाने के लिए आपने रास्ता बना दिया, वो सांस्कृतिक भूदृश्य हो गया। बाजार मार्केट आपने बना दिया, वो आपका सांस्कृतिक भूदृश्य में आ जाता है। मार्केट में सुविधा के लिए सड़कें बना दी, वो कर दिया, ये सारी चीजें जो है ये सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत आती है। इसमें जैसे आपने गांव हो गया, नगर, सड़क, बाजार क्षेत्र, रेल मार्ग, कृषि क्षेत्र हो गया, और खनन क्षेत्र हो गया, औद्योगिक क्षेत्र आदि आदि, ये सारे जो आपके सांस्कृतिक भूदृश्य में आते हैं। इस प्रकार जो भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अनेक भूदृश्य जैसे पर्वत, नदी, घाटियां, पठार, मैदान आदि का निर्माण होता है। जब हम किसी भी भूधरातलीय क्षेत्र का अगर हवाई सर्वेक्षण करते हैं, हवाई चित्र अगर वहां से लेते हैं, तो हमें कुछ स्थान, बिंदु या केंद्र दिखते हैं, और उनको जोड़ने वाले जितने भी उपक्रम होते हैं, जैसे आपको ऊपर से आपने फिगर ले लिया, किसी एरियल फोटोग्राफ ले लिया, तो उस एरियल फोटोग्राफ में या सैटेलाइट इमेज ले ली, उस सैटेलाइट इमेज में आपने देखा कहीं पर एक केंद्र बिंदु, जिसकी बात करें कोई गांव बसा हुआ है, तो ऊपर से देखेंगे उस गांव को जोड़ने के लिए रास्ते, एक रास्ता इधर से जा रहा है, एक उधर से जा रहा है, एक उधर से जा रहा है, बगल पे दूसरा केंद्र, दूसरा गांव है, उसको जोड़ने के लिए रास्ते जा रहे हैं। ये सारी चीजें उसके ये सारी चीजें जो है दिखाई देती हैं। मानव अस्तित्व की भौगोलिक अभिव्यक्ति, ज्यामिति के सामान्य स्वरूप, जिसमें जो है रेखा हो गया, क्षेत्र हो गया, आयतन हो गया, धरातल हो गया, इसके द्वारा किया जा सकता है। ये रेखा, क्षेत्र, आयतन और धरातल, ये आपके सिलेबस में सबसे पहला टाइप्स ऑफ डाटाज हो गया, उसके बाद लाइनर हो गया, पॉइंट हो गया, आपका एरिया हो गया, ये सारी चीजें ये इसमें आ गई है आपके स्थानिक वर्गीकरण के आधार पर। जो आपका सिलेबस में है ये जो ये अभी तक जो आपने क्लासिफिकेशन देखा, इस क्लासिफिकेशन से ये बात तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि स्थान संदर्भ में भौगोलिक आंकड़े जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। इसमें जैसे हो गया आपका बिंदु आंकड़े हो गया, रेखीय आंकड़े हो गया, क्षेत्रीय आंकड़े हो गया, और आयतनीय आंकड़े हो गया। ये आता है आपका स्थानिक वर्गीकरण में। इसको भी 4 भागों में आपने कैटेगराइज किया गया। एक तो हो गया रेखीय आंकड़े हो गया, बिंदु आंकड़े हो गया, तीसरा हो गया आयतनीय आंकड़े हो गए, और क्षेत्रीय आंकड़े हो गया, और आयतनीय आंकड़े हो गए। ये स्थानिक आंकड़ों को भी आपने 4 भागों में क्लासिफाई कर दिया है। जो पॉइंट डाटाज हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं, ये आपके सिलेबस में जो ये अभी ये सारा डेस्क वर्क है, इसमें फील्ड वर्क बिल्कुल नहीं है। आपको क्लासरूम में बैठ करके ही इनको पढ़ना है। बिंदु आंकड़े, ये आंकड़े केवल किसी स्थान से संबंधित होते हैं, और इनको स्थिति आंकड़े भी कहा जाता है। सैद्धांतिक रूप में इनकी कोई सीमा नहीं होती है, किंतु व्यवहार में इनमें कुछ क्षेत्र निहित होता है, या ये कहें कि ये आंकड़े किसी स्थान विशेष की अभिमीय स्थिति को प्रकट करते हैं। ये आंकड़े किसी नगर की स्थिति, उसका जो केंद्र है वो उसका स्वरूप, जैसे त्रिभुजीय केंद्र हो गया, स्थानिक ऊंचाई कितनी है वहां की, वहां का बेंचमार्क कितना है या कैसा है, वहां की नगर, उस क्षेत्र की पॉपुलेशन कितनी है आदि का प्रदर्शन आप जो है बिंदु आंकड़ों के आधार पर करते हैं। और मानचित्र पर इन्हें प्रतीकात्मक रूप में बिंदु मृत, गोले हो गया, घनों के आधार पर अभिव्यक्त किया जाता है या प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा आता है इसमें रेखीय आंकड़े। भूगोल में ये आंकड़े बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाए जाते हैं। ये एक विमीय आंकड़े होते हैं। एक विमीय का मतलब होता है डायमेंशन, विमीय का मतलब होता है डायमेंशन। और व्यावहारिक धरातल पर इनमें भी कुछ क्षेत्र रहता है, इनके द्वारा नदी हो गया, सड़कें हो गया, रेलवे लाइन हो गया, और किसी भी क्षेत्र की सीमाएं हो गई, उनकी प्रवणता हो गया, यातायात प्रवाह जो भी है
इन आंकड़ों को जो है रेखीय आंकड़ों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद आता है तीसरा आपका क्षेत्रीय आंकड़े। ये आंकड़े द्विमीय होते हैं, 2 डायमेंशन जिसको कहते हैं। इनमें लंबाई और चौड़ाई दोनों पाई जाती हैं और इन आंकड़ों में तथ्यों का विस्तार ही केंद्र बिंदु होता है। आंकड़ों को मानचित्र पर प्रदर्शित करते समय कई प्रकार की छाया का इसमें प्रयोग किया जाता है। ऐसे उदाहरण के तौर पे जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई स्टेट है, कहीं पर कोई नदी बह रही है, अफवाह तंत्र है, या किसी क्षेत्र की कोई भाषा विशेष है, धर्म का क्षेत्र हो गया, जलवायु के प्रकार हो गया, वनस्पति के प्रकार हो गया, क्योंकि उस क्षेत्र की मिट्टी हो गया, इनको जो है क्षेत्रीय आंकड़ों के कहा जाता है और इन्हें वर्णमात्री मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित या अभिव्यक्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आयतनीय आंकड़े। ये आंकड़े 3 डायमेंशन, त्रिविमीय होते हैं। ये आंकड़े अधिकांश मानसिक कल्पना का प्रतिफल होते हैं और जनसंख्या घनत्व हो गया, वायुमंडलीय ताप हो गया, ऊर्जा हो गई, वर्षा का घनत्व हो गया आदि इस प्रकार के आंकड़ों के उदाहरण आप समझ सकते हैं। परिच्छेदिकाएं, समोच्च रेखाएं के द्वारा निर्मित मानचित्र भी आयतनीय आंकड़ों के माध्यम से अभिव्यक्त किए जाते हैं। अब बारी आती है इसमें समोच्च रेखाएं। ये समोच्च रेखाएं होती क्या है? समोच्च रेखाएं समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले भूभागों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आप जो है समोच्च रेखा कहते हैं। ये समोच्च रेखा ऊंचाई का प्रदर्शन करती है और संपूर्ण ग्लोब पर एक रेखा कहीं भी दूसरी रेखा से नहीं मिलती है। एक रेखा पूरे आपका जो है ग्लोब है, ग्लोब में एक जगह से शुरू होकर के जितने क्षेत्र में वो हाइट है, वो ऊंचाई है, सपोज 100 मीटर का आपका समोच्च रेखा है, तो वो जहां जहां ग्लोब पर 100 मीटर की हाइट होगी वहां से गुजरेगा और लास्ट में आकर के उसी बिंदु पे मिल जाता है। इसको कहते हैं समोच्च रेखा। तो समोच्च रेखाओं के द्वारा निर्मित जो प्रोफाइल्स होते हैं, परिच्छेदिकाएं हम जिसको कहते हैं, वो भी जो है आयतनीय आंकड़ों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट आंकड़ों की गणना। कैलकुलेशन, गणना। आंकड़े किसी तथ्य की मात्रात्मक जानकारी को प्रदान करते हैं और एक कच्चे माल के समान होते हैं। आपने कहीं किसी क्षेत्र में चले गए, वहां आप जो है जनसंख्या का आंकड़ा एकत्र करने लगे, तो एक एक करके परिवार के हिसाब से चले, आप इस परिवार में इतने सदस्य हैं, इस परिवार में एक तो ये हो गया कि आपके पास टोटल आंकड़ा आ गया कि इस पूरे गांव की पॉपुलेशन इतनी है। दूसरा कि परिवार के हिसाब से आप गए, आपके पास इस परिवार में इतने सदस्य हैं, इस परिवार में इतने सदस्य हैं, इसमें इतने सदस्य। लेकिन अभी आपने वो जो है उसके बाद उनकी एजुकेशन, किस परिवार में कितने पढ़े लिखे हैं, किस लेवल तक के पढ़े लिखे कितने हैं, किसको कैटेगराइजेशन आप उस तरीके से लिख देते हैं उसको। या एज ग्रुप की बात आप करते हैं कि किसी परिवार में 0 से और 10 वर्ष के बीच के बच्चे कितने हैं, 10 वर्ष से 20 वर्ष के बीच बच्चे कितने हैं, तो ये सारे। लेकिन अभी सारा जब डाटा आप शुरुआती तौर पे कैलकुलेट करते हैं, वो वहां से एकत्रित करते हैं, तो वो एक प्रकार से रॉ मटेरियल जिसको हम कह रहे हैं कच्चे माल की तरह होता है। और उसको बाद में जब आप टेबुलेशन करते हैं, उसका टेबलाइजेशन करते हैं, तो तब आप उसको व्यवस्थित रूप में उसको रखते हैं, तब थोड़ा सा आपकी समझ में आने लगता है कि अभी इससे क्या रिजल्ट निकलने वाला है। ऐसे आंकड़े प्राथमिक स्रोत से प्राप्त होते हैं और दूसरे वे होते हैं जिन्हें शोधकर्ता किसी संस्था, जैसे द्वितीयक आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, पहले प्राथमिक आंकड़े सीधे अपना आप जाकर के क्षेत्र से आप कलेक्ट करते हैं, और दूसरे जो है किसी के द्वारा पूर्व में ही आंकड़ों का एकत्रित किया गया है, संकलित किया गया है और उनको आप यूज करते हैं, द्वितीय प्रकार के आंकड़े कहते हैं। ऐसे आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। और आंकड़ों के संग्रह के बाद सांख्यिकीय विधियों के द्वारा उनकी गणना की जाती है। स्टैटिस्टिकल मेथड से वो आंकड़े जैसे आप उसको व्यवस्थित करते हैं, तब उनकी गणना की जाती है। गणना से पहले उनको जो है आप पहले आंकड़ों को क्लासिफाई करते हैं, आपने निकालना क्या है, ये आपके किसी भी शोधकर्ता के दिमाग में पहले होना चाहिए कि हमने ये आंकड़े लेकर के हमारा उद्देश्य क्या है, हमने इनसे निकालना क्या है, उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई करते हैं और उसके बाद उसको टेबलाइजेशन, सारणीकरण, सारणी बनाते हैं, सारणी में उस हिसाब से उसको हम रखते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको रखते हैं अध्ययन करने के लिए। ये हो गया आपका आंकड़ों की गणना।
इसके बाद आता है टेबुलेशन, आंकड़ों का सारणीकरण। आंकड़ों का सारणीकरण। सारणीकरण में प्राथमिक या द्वितीयक स्रोतों से जो भी आपने आंकड़े इकट्ठे किए होते हैं उनको व्यवस्थित, वो पहले व्यवस्थित रूप में नहीं होते हैं आपके हिसाब से, आपको उनको सबसे पहले व्यवस्थित करना होता है। उनसे किस प्रकार की सूचना आपने प्राप्त करनी है उस हिसाब से आप उसको व्यवस्थित करते हैं। और आंकड़ों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने की जो विधि कहलाती है, वो विधि कि आप उसको व्यवस्थित करते हैं, उसकी जो विधि कहलाती है उसको कहते हैं आप सारणीकरण। सर्वेक्षण के दौरान आंकड़े समुचित रूप से एकत्रित किए जाते हैं, बहुत प्रकार से आप उसको एकत्रित करते हैं तथा बिना किसी क्रम के वो आंकड़े होते हैं। सारणीकरण के माध्यम से इन्हें किसी कार्य के लिए जो आपका उद्देश्य है उसके लिए उसके अनुरूप व्यवस्थित किया जाता है। सारणी में इन आंकड़ों को चाहे आप स्तंभ के रूप में हो गया, चाहे आप पंक्तियों के रूप में है, उस हिसाब से इसको लगाते हैं, रखते हैं। ये मुख्य रूप से इसको आप जो है दो प्रकार से, सारणीकरण को दो प्रकार से आप बना सकते हैं। इसमें पहला हो गया आपका संदर्भ सारणी और दूसरा संदर्भ सारणी हो गया, दूसरा हो गया विश्लेषणात्मक सारणी। विश्लेषणात्मक सारणी, संदर्भ सारणी में सर्वेक्षण से प्राप्त सभी सूचनाएं एकत्र रहती हैं। संदर्भ सारणी मान जो प्राइमरी शुरुआती तौर पे आपने डाटा इकट्ठा किया है उसको आप जो है संदर्भ सारणी कहेंगे। और दूसरा विश्लेषणात्मक, जब आपने उस सारणी को तैयार करके टेबलाइज करके उसको जो है उसका विश्लेषण करना है, उसमें कुछ रिजल्ट निकालना है, उसको कहते हैं विश्लेषणात्मक सारणी। और इसको संदर्भ सारणी से, जिसमें सारे प्रकार के डाटा एकत्र आपने कर रखे हैं, उससे लिया जाता है विश्लेषणात्मक सारणी को। अब आता है इसके बाद गुणों के आधार पर अगर आप जो है आंकड़ों का वर्गीकरण करें, दूसरा आता है आपका गुणों के आधार पर। ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। गुणों के आधार पर यदि आप जो है आंकड़ों का वर्गीकरण करें, चूंकि जो भौगोलिक जो भी आंकड़े होते हैं वो विभिन्न गुणों वाले होते हैं और इनके संकलन के पश्चात इनसे सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इनमें निहित जो विशेषताएं होती है उनके आधार पर इनको विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है या जा सकता है, और इसे ही आंकड़ों का वर्गीकरण कहते हैं। ये मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आ गया गुणों के आधार पर हो गया, दूसरा स्थान के आधार पर, तीसरा समय के आधार पर। इसमें भी गुणों के आधार पर, एक तो पहला आ गया गुणों के आधार पर, दूसरा हो गया आपका स्थान के आधार पर, और तीसरा आ गया इसमें आपका समय के आधार पर। गुण, स्थान और समय। गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें समान विशेषता वाले जो भी आंकड़े हैं इनको एक वर्ग में रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर संपूर्ण देश के सपोज गन्ने की फसल है, तो गन्ने की फसल के लिए जो सॉइल का जो कैरेक्टर है, मिट्टी के जो गुण हैं, या जो टेम्परेचर है, या जो रेनफॉल है, लैंडस्केप की जो बनावट है, वो एक ही जैसे गुण हैं, तो उसको जो है एक ही उसमें आप कैटेगराइज करेंगे, उसको कहते हैं गुणों के आधार पर। जो समान गुण जिस भी आंकड़े के होंगे उसको एक पैरामीटर पे आप रखते हैं, तो उसको कहते हैं आप गुणों के आधार पर। दूसरा आता है स्थान के आधार पर, जैसे जनसंख्या को जो है आप गांव के आधार पर हो गया, या जिले के आधार पे हो गया, या स्टेट के आधार पे आप बांटते हैं, उसको कहते हैं स्थान के आधार पर। और तीसरा आता है आपका समय के आधार पर। अब समय के आधार पर है पॉपुलेशन का डाटा ही, लेकिन वो समय के आधार पे कि 2010 की पॉपुलेशन,
किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की, और 2020 की पॉपुलेशन को आप, क्षेत्र तो एक ही है लेकिन उसको जो है अलग अलग टाइम पीरियड पे आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं समय के आधार पर। और उसके बाद जब ये सारी चीजें आप कर देते हैं तो आंकड़ों को फिर से उसका सारणीयन करते हैं, उसके बाद उसका वर्गीकरण करते हैं और स्टैटिस्टिकल सांख्यिकीय विधियों के द्वारा उसका गणना कर उसका निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। रिजल्ट जो है उसके बाद आपका उससे प्राप्त किया जाता है। अगर इसको जो मैंने अभी आपको जो है आंकड़े हो गए, आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़े किसे कहते हैं, और भूगोल में आंकड़ों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, आंकड़ों के वर्गीकरण, आंकड़ों का गुणों के आधार पर वर्गीकरण, इसको अगर मैं सार रूप में पूरा इसका अगर संक्षिप्त रूप में मैं अगर आपको बताऊं तो ये मान के चलिए कि सर्वेक्षण के द्वारा या द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों से हम किसी प्रकार का स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं, उनका विश्लेषण करना आवश्यक होता है। उस विश्लेषण के लिए हमें सारणी बनाकर आवृत्ति वितरण उसका ज्ञात करना होता है, और इन्हें तैयार करने के बाद विभिन्न सांख्यिकीय विधियों से उसका निष्कर्ष रिजल्ट निकाला जाता है। और इसमें जो है आंकड़ों का आकार भी इसमें संक्षिप्त और व्यवस्थित हो जाता है। पहले बिल्कुल छितरे हुए होते हैं, कुछ हौच पौच वाली स्थिति होती है, जब आप उसको व्यवस्थित करते हैं तो वो आपको बड़े संकुचित कहेंगे, संकुचित या संक्षिप्त जैसे व्यवस्थित लग जाते हैं। अब आता है इसमें कि आंकड़ों के वर्गीकरण। आंकड़ों का वर्गीकरण जो मैंने आपको अभी बताया था, आंकड़ों का वर्गीकरण मुख्य रूप से इसको 4 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला हो गया आपका व्युत्पत्तिमूलक वर्गीकरण, दूसरा हो गया गुणात्मक वर्गीकरण, तीसरा हो गया आपका तार्किक वर्गीकरण, चौथा हो गया स्थानिक वर्गीकरण। इसका आधार भौगोलिक आंकड़ों के स्रोत हैं। इसमें भौगोलिक आंकड़ों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। एक तो बिंदु आंकड़े हो गया, रेखीय आंकड़े हो गया, क्षेत्रीय आंकड़े हो गया और आयतनीय आंकड़े हो गया। सर्वेक्षण के दौरान आंकड़े समन्वित रूप से एकत्र किए जाते हैं। ये बिना किसी क्रम के होते हैं, इसलिए इनका सारणीकरण करना आवश्यक होता है। विभिन्न गुणों वाले जो भौगोलिक आंकड़े जो सूचना प्राप्त करने के लिए जो उनमें जो निहित विशेषताएं होती है उसके आधार पर उनको विभिन्न वर्गों में विभक्त किया जाता है। और जब आंकड़ों को वर्गों में विभक्त कर दिया जाता है तो उनकी आवृत्ति को उनके सामने अंकित कर देते हैं। उसे आंकड़ों का बारंबारता बटन कहते हैं। खंडित बारंबारता में समूह में आए प्रत्येक चर की आवृत्ति ज्ञात कर चिर मूल्य के सामने लिख दिया जाता है, जबकि अखंडित में वर्गांतर में आवृत्ति दी जाती है और संचयी आवृत्ति में विभिन्न चरों की आवृत्ति में उससे पूर्व के समस्त आवृत्तियों को जोड़ दिया जाता है। ये आपका जो सिलेबस है, ये आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ स्पेशल डाटा, लाइन, एरिया, पॉइंट, लेवल ऑफ दियर मेजरमेंट, ये सारी चीजें इसमें आ गई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो मैं आपको लेक्चर दूंगा उसमें आएगा आपका कि सर्किल डाटा, सर्किल डायग्राम हो गया, स्फेयर्स डायग्राम हो गया, ब्लॉक फिलिंग हो गया, आर्गोग्राफ हो गया और ट्राइमेटोग्राफ, ये कैसे बनाते हैं, कैसे इनका निर्माण किया जाता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।